नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता जैन हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड लेकर। तो हर बार की तरह आज भी हम बात करेंगे देश और दुनिया के ऐसे लोगों की जिन्होंने अपने काम से न सिर्फ अपने देश का नाम रोशन किया बल्कि पूरी दुनिया में कामयाबी की नई इबारत लिखी। दोस्तों, आज है जन्मदिन मैरी इवांस का, जिन्हें हम प्यार से मैरी इवांस वाडिया या फियरलेस नाडिया के नाम से भी जानते हैं। सही अर्थों में नाडिया एक विश्व समुदाय की नागरिक थीं। 8 जनवरी 1909 में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में जन्मी नाडिया का पूरा नाम मैरी इवांस था। उनके पिता अंग्रेज और माँ यूनानी थी। 5 साल की उम्र में नाडिया भारत आ गईं और 27 साल तक हिंदी सिनेमा में अपनी कला का जादू दिखाया। दोस्तों, उस समय जब सिनेमा में महिलाओं का काम अच्छा नहीं समझा जाता था, उस समय सन 1935 यानी 1935 में भारत में रिलीज हुई फिल्म हंटर वाली में मुख्य भूमिका निभाने वाली मैरी इवांस वाडिया देश की पहली स्टंट हीरोइन बनी। दोस्तों, मैरी के साहसिक स्टंटों और कामों की वजह से उन्हें फियरलेस नाडिया का टाइटल दिया गया था। ऐसे शॉट्स जिन्हें करने में स्टंट मैन के भी पसीने आ जाया करते थे, मैरी उन्हें बड़े आराम से कर गुजरती थीं। ट्रेन पर फाइट सीन हो या फिर एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन पर जंप करना, इसके अलावा हॉर्स चेज जैसे खतरनाक स्टंट उन्होंने पलक झपकते ही कर दिए। दोस्तों, उनकी इसी हुनर के कारण ही नाडिया को हिंदी सिनेमा की पहली स्टंट क्वीन कहा जाता है। और पता है, आप लोग आज भी इन्हें हंटर वाली या तूफान मेल के नाम से याद करते हैं। पिता के वापस इंग्लैंड चले जाने के बाद मां के काम में हाथ बटाने के उद्देश्य से मैरी ने नौसेना के एक स्टोर में सेल्स गर्ल के रूप में भी काम किया। इसी दौरान उन्हें बैले नृत्य सीखने का मौका मिला। कुछ दिन तक एक रूसी जारको सर्कस में भी अपनी कला का प्रदर्शन मैरी ने किया। बाद में बैले के प्रदर्शन भी करने लगी। देश भर में घूमकर मैरी ने शो किए और दोस्तों, एक ऐसे ही शो के दौरान वाडिया मूवी टोन के होमी वाडिया ने उन्हें देखा और उनके हुनर को देखकर नाडिया के सामने फिल्मों में काम करने का प्रस्ताव दिया और सहमति मिलने पर स्क्रीन टेस्ट लिया, जिसमें वो पास हो गईं। और दोस्तों, यहाँ से उनकी फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। 1934 यानी 1934 में नाडिया को 2 फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिनमें एक फिल्म थी देश दीपक और दूसरी थी नूरे यमन। बैले डांस के साथ साथ नाडिया ने सर्कस में काम करने के दौरान कई कलाएं सीखी और इन्हीं सब स्टंट का भरपूर फायदा इन्हें मिला अपनी फिल्मों में। 1935 में आई फिल्म हंटर वाली ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और इस सफलता के पीछे बड़ा हाथ उनके स्टंट्स का ही रहा। इसके बाद नाडिया को एक मेगा स्टार के रूप में पहचाना जाने लगा। फियरलेस नाडिया को हम यूनिक एक्ट्रेस बोल सकते हैं कि उस जमाने की एक स्टंट एक्ट्रेस थी। स्टंट के वजह से उन्होंने सब ऑडियंस को अपने काबू में कर लिया। हंटर वाली की सफलता से उत्साहित होकर 1943 यानी 1943 में होमी वाडिया ने इसका सीक्वल हंटर वाली की बेटी बनाई और फिर तो इन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्मों की कतार ही लगा दी। टाइग्रेस, स्टंट क्वीन, मिस फ्रंटियर मेल, डायमंड क्वीन, जंगल प्रिंसेस, बगदाद का जादू, खिलाड़ी और लेडी रॉबिन हुड जैसी कई सुपरहिट फिल्मों ने नाडिया को लोकप्रियता के 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ की? तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? लेकिन मुझे ये तो बताइए कि मुझसे आपको क्या दुश्मनी है? तुमने और तुम्हारे साथियों ने शहर भर में तूफान मचा रखा है। दिन दहाड़े डाके डाले जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है। जब तक तुम्हें सजा न मिलेगी गरीबों को चैन नसीब न होगा। गरीबों को मैं परेशान नहीं करती, बल्कि तुम्हारे पिताजी करते हैं। और मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी की दगाबाजी और मक्कारी की वजह से मुझे ये रूप धारण करना पड़ा है। वो कैसे? कुमार, तुम्हें ये सुनकर ताज्जुब होगा
कि जगतपुर की गद्दी पर मेरा हक है, क्योंकि मैं हंसवाली यानी महारानी माधुरी की बेटी हूँ। तुम्हारे बाप ने हम लोगों के साथ धोखा करके राज गद्दी पर कब्जा कर लिया। 1959 यानी 1959 में वाडिया से शादी करके नाडिया ने फिल्मों से संन्यास ले लिया और उसके बाद 1968 में नाडिया ने फिल्म खिलाड़ी में एक छोटी सी भूमिका निभाई। 1993 में नाडिया के पोते रियाद विंसी वाडिया ने नाडिया के जीवन पर एक वृत्त चित्र फिल्म निडर हंटर वाली स्टोरी बनाई और इस फिल्म को बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया, जिसे देखकर जर्मन लेखक डोरोथी वेनर ने नाडिया पर एक किताब लिखी जिसका शीर्षक निडर नाडिया रखा गया। 2005 में फियरलेस नाडिया द ट्रू स्टोरी ऑफ बॉलीवुड्स ओरिजिनल स्टंट क्वीन शीर्षक के साथ इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया। लगातार जीत हासिल करने वाली फिल्मों की इस स्टंट क्वीन को 9 जनवरी 1996 में मौत ने मात दे दी और इसी के साथ इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज हमारी पूरी टीम की तरफ से मैरी इवांस वाडिया को इनकी जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि। और दोस्तों, अब बातें हिंदी नाटक साहित्य के क्षितिज पर उदय हुए एक ऐसे सूरज की जिन्होंने अपनी नाटक शैली से न सिर्फ नाटक का तेवर और स्तर बदला बल्कि रंगमंच की दुनिया को भी एक नई दिशा प्रदान की। मोहन राकेश नाम के इस सूरज ने अपनी कला से साहित्य से दूर होते रंगमंच को एक बार फिर से लोगों के करीब ला दिया और खुद को भारतेंदु हरीशचंद्र व जयशंकर प्रसाद जैसे लेखकों के स्तर पर लाकर खड़ा किया। आज ही के दिन 1925 यानी 1925 में पंजाब के अमृतसर में जन्मे मोहन राकेश ने नाटक, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृतांत, निबंध आदि बहुत सी विधाओं में साहित्य की रचना की है। नाटक और उपन्यास के साथ ही मोहन राकेश जी ने कुछ संस्कृत नाटकों और विदेशी उपन्यासों का अनुवाद भी किया। मोहन के पिता पेशे से वकील थे, साथ ही साहित्य और संगीत में रुचि रखते थे, जिसका सीधा असर मोहन राकेश पर पड़ा। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने अपनी पेशेवर जिंदगी की शुरुआत की और साथ ही उनका शौक छोटी छोटी कहानियों के लेखन की ओर भी रहा। धीरे धीरे साहित्य के लिए उनका शौक कब जुनून में बदल गया ये उन्हें भी पता नहीं चला और यही वजह रही कि उनका मन पढ़ाने या अध्यापन के काम में नहीं लगा। उन्होंने सारिका पत्रिका के संपादक का कार्य संभाला। उनकी मिसपाल, आद्रा, ग्लास टैंक, जानवर और मलबे का मालिक आदि कहानियों ने हिंदी कहानी को एक नई परिभाषा दी, जिसने हिंदी साहित्य का रूप ही बदल कर रख दिया। इसीलिए राकेश हिंदी साहित्य के उन चुने हुए साहित्यकारों में से हैं जिन्हें नई कहानी आंदोलन का नायक माना जाता है और साहित्य जगत के लोग उन्हें उस दौर का महानायक कहते हैं। राकेश संगीत नाटक अकादमी से 1968 में पुरस्कृत किए गए। दोस्तों, मोहन राकेश की रचनाएं पाठकों और लेखकों के दिलों को आज भी छू जाती हैं। एक बार जो उनकी रचना को पढ़ता तो वो पूरी तरह से राकेश के शब्दों में डूब जाता है। राकेश के उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल और बाकलमा खुदा हैं। इसके अलावा आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस उनके कुछ मशहूर नाटक हैं। ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी यही हैसियत है इस घर में कि जो जब जिस वजह से जो भी कह दे मैं चुपचाप सुन लिया। हर वक्त की हर वक्त की कोश, बस यही कमाई है मेरी इतने सालों की। ये सब किसे सुना रहे हो तुम? इसे सुना सकता हूँ, कोई है जो सुन सकता है, और जिन्हें सुनना चाहिए वो तो एक रबड़ स्टैंप के अलावा कुछ समझते नहीं। उन्होंने आषाढ़ का एक दिन के रूप में हिंदी का पहला आधुनिक नाटक भी लिखा। लहरों के राजहंस उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक रहा।
दोस्तों, राकेश की कहानियों से लेकर उपन्यास तक में पूरी कथा भूमि शहरी मध्यम वर्ग पर आधारित रही है और साथ ही उनकी कुछ कहानियों में भारत विभाजन का दर्द बहुत ही गहराई से झलकता है। कहा जाता है कि हिंदी नाटक के साहित्य में भारतेंदु और प्रसाद के बाद कोई नाम उभरता है तो वो मोहन राकेश का है। उन्होंने बहुत ही अच्छे नाटक लिखे हैं और हिंदी नाटक को जैसे अंधेरे बंद कमरों से बाहर निकाला है और आधुनिकता के साथ जोड़कर नए दौर में लेकर आए हैं। जादुई कलम के इस सौदागर ने 3 जनवरी 1972 को हमेशा हमेशा के लिए साहित्य का साथ छोड़ दिया, लेकिन उनके शब्द आज भी वातावरण में ऐसी महक घोल रहे हैं जो इतिहास में कभी भी फीकी नहीं पड़ेगी। आज हमारी पूरी टीम की तरफ से मोहन राकेश जी को उनकी जयंती पर तहे दिल से सलाम। दोस्तों, अब तक हमने कई बार सुपरमैन के बारे में पढ़ा है, सुना है और फिल्मों में देखा भी है, लेकिन आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उनसे बड़ा सुपरमैन इस सदी में देखने और सुनने को शायद ही मिलेगा। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अंतरिक्ष की दुनिया के कई अनसुलझे सवालों को अपने तेज दिमाग से सुलझाने वाले विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में शामिल स्टीफन हॉकिंग हैं, जिनका पूरा शरीर लकवे जैसी भयंकर बीमारी की चपेट में है। लेकिन इसके बावजूद हॉकिंग के चेहरे पर एक शिकन नजर नहीं आती है। 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में जन्मे स्टीफन हॉकिंग का पूरा नाम स्टीफन विलियम हॉकिंग है। उनके बचपन की बात करें तो स्टीफन ने 11 साल की उम्र तक सेंट एल्बन्स स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड के यूनिवर्सिटी कॉलेज चले गए। दोस्तों, स्टीफन की रुचि बचपन से ही गणित विषय में थी, लेकिन उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। पर संयोग कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने आगे की पढ़ाई भौतिकी विषय में की और धीरे धीरे इसी विषय में ब्रह्मांड विज्ञान विभाग यानी कॉस्मोलॉजी सेक्शन से अध्ययन जारी रखा। स्टीफन गणित विषय को अपना प्रिय विषय मानते थे, लेकिन बड़े होकर अंतरिक्ष विज्ञान में उनकी एक खास रुचि जागी और यही वजह रही कि जब वो महज 20 वर्ष के थे तभी कैम्ब्रिज कॉस्मोलॉजी विषय में रिसर्च के लिए चुन लिए गए। उस समय कोई भी वैज्ञानिक ब्रह्मांड विज्ञान में काम नहीं कर रहा था और उन्होंने इस विषय में शोध करने की ठान ली। अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल पर स्टीफन ने अपने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया और उन पर जीत हासिल की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान में शोध किया और बाद में इसी विषय में उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री भी पूरी की। स्टीफन पीएचडी करने के बाद जॉन विले और क्यूज कॉलेज के पहले रिसर्च फेलो और फिर बाद में प्रोफेशनल फेलो बने। ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। I am very proud that I have been able to contribute to our understanding of the universe. दोस्तों, होनहार स्टीफन के अंदर एक महान वैज्ञानिक की खूबी बचपन से ही दिखाई देने लगी थी और उनकी जानने और समझने की तीव्र इच्छा की कोई सीमा ही नहीं थी। वो हर चीज के काम करने के तरीके को समझना और महसूस करना चाहते थे और यही वजह थी कि जब वो स्कूल में थे तो उनके सभी सहपाठी और टीचर उन्हें प्यार से आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे। स्टीफन की सरलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक ओर वो सुदूर अंतरिक्ष के रहस्य को सुलझाते हैं तो दूसरी ओर टीवी पर भी नजर आते हैं। ब्रिटेन के बहुत से चैनलों ने उन्हें लेकर कई प्रोग्राम्स बनाए, जिनमें सैद्धांतिक भौतिकी, अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर कार्टूनों और बच्चों की काल्पनिक और कोमल दुनिया के प्रोग्राम्स भी शामिल हैं। दोस्तों, स्टीफन के जज्बे को देखकर सारी दुनिया उन्हें सलाम करती है और दुनिया भर में उनके जैसी मिसाल मिलना शायद संभव नहीं है। उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर न सिर्फ अपनी बीमारी का सामना किया बल्कि अपने काम को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
जब वो 21 बरस के थे तब उन्हें पता चला कि वो एक कभी न ठीक होने वाली ALS यानी एम्ब्रियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसमें मरीज धीरे धीरे शरीर के अंगों पर अपना नियंत्रण खोने लगता है और इंसान सामान्य ढंग से बोल या चल तक नहीं सकता। बीमारी की वजह से डॉक्टरों ने स्टीफन को बताया कि वो सिर्फ 2.5 साल और जी पाएंगे, लेकिन स्टीफन ने डॉक्टरों को गलत साबित कर इसे मात दे दी। At the age of 21, I was told I had an incurable disabling disease that would kill me in 2 or 3 years. The doctors were wrong about that. Brain world black holes should radiate if they aren't extreme, but slowly. At Cambridge, I mentor a new generation of cosmologists who are tackling ever tougher questions. It's this work that I enjoy the most. If one is disabled, one should concentrate on the things one can do and not regret the things one can't do. वो आज न सिर्फ जीवित हैं बल्कि अपनी खोजों को भी नया आयाम दे रहे हैं। दोस्तों, उनका शरीर लगभग पूरी तरह लकवाग्रस्त है। अपनी आवाज की जगह वो एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं। शब्द उनके व्हील चेयर पर लगे कंप्यूटर के स्क्रीन पर आते जाते हैं। चेहरे की एक मसल से वो अपने चश्मे पर लगे सेंसर के जरिए कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। उस तरह धीरे धीरे वाक्य बनाते हैं और तब वो मशीनी आवाज के जरिए अपने हैरत अंगेज विचार दुनिया के सामने पेश करते हैं। Although I have lost the use of almost all my muscles, my cheek muscle remains strong because the nerve connecting it to the brain is short. I communicate by moving a cheek muscle, which is detected by a sensor on my glasses. That feeds to a keyboard emulator program on a tablet computer. With them, I can speak with a voice synthesizer and do anything anyone else can do with a computer. स्टीफन हॉकिंग ने शारीरिक अक्षमताओं को पीछे छोड़ते हुए ये साबित किया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हम सबके लिए उनका एक ही मैसेज है, अपनी शारीरिक कमजोरी को अपने मन पर हावी मत होने दो। जब कभी भी लोग उनसे पूछते थे कि क्या उन्हें उनकी शारीरिक अक्षमताओं की वजह से कोई परेशानी तो नहीं है, इस पर उनका कहना था कि मैं ये स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी बीमारी के कारण ही सबसे उम्दा वैज्ञानिक बन पाया। मेरी अक्षमताओं की वजह से ही मुझे ब्रह्मांड पर किए गए मेरे शोध के बारे में सोचने का समय मिला। भौतिकी पर किए गए मेरे अध्ययन ने ये साबित कर दिखाया कि दुनिया में कोई भी विकलांग नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी कमजोरी से ऊपर उठूं और जिंदगी को जितना हो सके जीऊं। मैंने अंटार्कटिका से 0 ग्रेविटी तक पूरी दुनिया घूमी है और शायद एक दिन स्पेस में भी जाऊं। I do tend to drift off to thinking about physics or black holes when I get left behind in the conversation. In fact, my disability has been a help in a way. It has freed me from teaching or sitting on boring committees and given me more time to think and do research. Theoretical physics is one of the few fields in which being disabled is no handicap. It's all in the mind. दोस्तों, अगर उनकी उपलब्धियों की बात करें तो वो अनेक हैं, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी को समझने में अहम योगदान दिया है। स्टीफन की चर्चित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आज भी दुनिया की सबसे अमूल्य पुस्तकों में से एक है। उनके पास 12 मानद डिग्रियां हैं और अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया गया है। आज सदी के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग को समस्त विश्व के साथ साथ हमारी पूरी टीम की ओर से तहे दिल से सलाम। और फ्रेंड्स, अब बातें उस महान कलाकार की जिसने दुनिया को उसका असली रॉक स्टार दिया। उनकी स्टाइल, उनकी आवाज और उनकी परफॉर्मेंस सब कुछ ऐसा था जिसमें सामने वाला बिना खोए रह नहीं सकता था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के जाने माने गायक, संगीतकार और अभिनेता एल्विस प्रेस्ली थे।
इन्हें रॉक एंड रोल का सम्राट भी कहा जाता है। प्रेस्ली का जन्म 8 जनवरी 1935 में मिसिसिपी के टुपेलो शहर के बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था और वो अपनी माँ के बहुत करीब थे। साथ ही ईश्वर में भी उनका अटूट भरोसा था। रोजाना चर्च जाने के दौरान वहाँ के संगीत को सुनकर प्रेस्ली का संगीत के लिए लगाव हुआ। संगीत उनके मन के काफी करीब था और आगे चलकर संगीत के लिए उनकी दीवानगी बढ़ती ही गई। कहा जाता है कि अगर 20वीं सदी में विश्व संगीत को नई दिशा देने वाले फनकारों की यदि कोई सूची बनाई जाए तो वो एल्विस प्रेस्ली के बिना पूरी नहीं हो सकती है। Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? एल्विस ने आधुनिक संगीत को देश दुनिया की दीवारों से बाहर निकालकर रॉक एंड रोल संस्कृति को एक नई पहचान दी और उसे दूसरे देशों में पहुंचाया। एल्विस प्रेस्ली को हिलबिली कैट के नाम से भी जाना जाता था। प्रेस्ली एक रेडियो कार्यक्रम से जुड़ गए थे जो लुसियाना हेराल्ड के नाम से जाना जाता था और यहीं से आगे चलकर वो रॉक एंड रोल के बादशाह बने। Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played the tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer both of Eleanor were crash boom bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. दोस्तों, शुरुआत से ही प्रेस्ली सफलता की सीढ़ियों पर बड़ी तेजी से चढ़ रहे थे और यही वजह थी कि संगीत के क्षेत्र में करियर शुरू करने के 2 साल के भीतर वो एक अंतर्राष्ट्रीय सनसनी बन गए। 60 के दशक में प्रेस्ली सारी दुनिया पर छा चुके थे और उनका जादू सभी के सिर चढ़कर बोल रहा था। आई वॉन्ट यू, आई नीड यू, आई लव यू समेत एल्विस के अनेक गीतों ने धूम मचाकर रख दी और युवा पीढ़ी तो उनके लिए दीवानी थी। Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. और दोस्तों, क्या इस बात पर आप भरोसा करेंगे कि संगीत के इस जादूगर के पास संगीत से जुड़ी कोई शिक्षा नहीं थी?
लेकिन फिर भी प्रेस्ली संगीत के बादशाह बने। प्रेस्ली ने रेडियो और जूके बॉक्स पर संगीत सुनकर अपने अंदर की काबिलियत को इतना निखारा कि वो आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गए और उनके न रहने के 3 दशक बाद भी दुनिया आज तक उनकी धुनों पर झूम रही है। प्रेस्ली बहुत ही सरल स्वभाव और करिश्माई प्रतिभा के मालिक थे। आज भी उनके चाहने वाले दुनिया के हर कोने में फैले हुए हैं। संगीत की रोशनी से सारे जहान को रोशन करने वाला ये सितारा सिर्फ 42 वर्ष की उम्र में 1977 में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। 1977, just 6 weeks prior to his death, Elvis agreed to do another television special. At the time, he also received an award for Moody Blue. The following performance is testimony to not only the remarkable strength of Elvis's voice, but the amazing talent that was his right to the end. Oh, my Lord, my darling, I hungered for your touch a long, long time. Time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed, love, to और दोस्तों, इसी के साथ अब हमारे आज के इस प्रोग्राम को हम विराम देंगे। तो अपनी दोस्त बबीता को दीजिए यहीं पर इजाजत। मिलते हैं कल। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,